साथियों नमस्कार, राम राम सा। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ समय शादी माहौल में बिजी होने के कारण मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया। आपसे देरी से जुड़ने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी के जो प्रथम शिफ्ट का पेपर है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं कि आंसर की जब रिलीज हुई है, एसएससी ने जारी की है, उसमें कौन कौन से पर्सन जो डाउटफुल है, किन प्रश्नों के ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेजे जा रहे हैं, तो उन पर हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जीके और मैथ और रीजनिंग इन पे काफ़ी कम डाउट आए हैं और मेरे हिसाब से इनमें कोई ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि एसएससी लगातार इन सब्जेक्ट के जो पेपर है वो लेती रही है। तो एसएससी एडवांस में इन पे कोई भी गलती है वो करती नहीं है। लेकिन जो ड्राइवर पार्ट है, पहली बार इस पे इन्होंने ये एग्जाम लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलों का सामना एसएससी को भी करना पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ड्राइवर पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ड्राइवर पार्ट के कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो जिनमें समस्या है, जिनमें हम ऑब्जेक्शन लगा के है अपना स्कोर है वो इंक्रीज करवा सकते हैं कि आपने कौन सा सही लगाया है और बोर्ड ने गलत मान लिया हो, ऐसा अगर हो गया है तो उस पर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो स्कोर है उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, एक वाहन में साइड मिरर का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? तो बिल्कुल सटीक आंसर ये, पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने के लिए हमें वो साइड मिरर का उपयोग करते हैं। तो इसमें कोई भी समस्या इसमें है वो नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, संपीड़न प्रज्वलन इंजन में, यानी कि डीजल इंजन की बात हो रही है, ताजी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक संपीड़ित किया जाता है और तापमान खालिस्तान तक बढ़ जाता है। दोस्तों, इसका सही जो जवाब होता है वो 526 से 538 तक होता है। दोस्तों, ये एक वेरिएबल पर्सन है, हालांकि इसका जो आंसर वो एक रेंज में आना चाहिए, कि भाई यहां से यहां तक होता है। लेकिन ये एक हमारा एग्जाम है, हमारा खुद का परीक्षण किया जा रहा है। हमें यहां से भीड़ से हमारी छंटनी की जा रही है। जो बेस्ट तैयारी करते हैं, जो अच्छे होशियार लड़के होते हैं, उनकी छंटनी की जा रही है और इसके लिए यहां पे आपको सटीक आंसर देना होता है और यही एक अच्छी तैयारी की निशानी है। यानी कि एक जो इंजन होता है, जो डीजल इंजन है, उसका जो संपीड़न का जो उच्च तापमान है वो, यानी कि एक आइडल टेम्परेचर जो होता है वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूछा है। तो आइडल टेम्परेचर जो होता है एक यहां पे, जिससे कि इंजन की अधिकतम पावर को जनरेट किया जा सके, 538 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल है, वो सही हो जाएगा। ऑब्जेक्शन का इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, बिल्कुल सटीक जवाब जो एसएससी ने वो दिया है। तो इसमें मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन इसमें इस प्रश्न पर नहीं बनता। प्रश्न 4 है, यह आसान और त्वरित संचालन के लिए हॉर्न, लाइट और वाइपर के लिए स्विच प्रदान करता है। यह सुरक्षा के लिए बंधने वाला है और समाघात में गिर जाता है और चालक को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि यहां पे बात हो रही है हॉर्न की, लाइट की, वाइपर की, एयरबैग की, जो चालक सीट के सामने होता है। तो ये जो बात हो रही है वो यहां पे किसकी बात हो रही है? स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग शाफ्ट, स्टीयरिंग लिंकेज, स्टीयरिंग कॉलन, इसको कोलन या कॉलम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें होती है, माना कि आपका जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग के नीचे जो आपके यहां से जो आपका मतलब कि जो रोड चलती है, रोड के साइड में यहां पर दोस्तों आप सभी को पता है, जितने भी पुर्जे होते हैं, जितने भी औजार मतलब कि इसमें जो स्विच लगे होते हैं यहां पर लगे रहते हैं और इसी के साथ में यहां पे हॉर्न का भी पत्तियां लगी रहती है। इसका कनेक्शन भी है, यहां पे लगी जो सिस्टम है, जो आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जो इनसे संबंधित जो वायर है, बैटरी के कनेक्शन है, वो भी हॉर्न से है, हॉर्न की पत्तियां वगैरह है वो भी यहां व्हील पर लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध है वो आपके इस पार्ट से रहता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? स्टीयरिंग कॉलन, यानी कि इस भाग को हम कहते हैं स्टीयरिंग कॉलन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। प्रश्न 5 है, भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन खालिस्तान पृष्ठभूमि पर खालिस्तान रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित वो करते हैं या करेंगे। यानी कि यहां पे बात हो रही है परिवहन वाहन पीला पृष्ठभूमि पर हरा रंग में। ये तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें मिसमैच हुआ है, ये ट्रांसलेशन एरर है, यानी कि इंग्लिश में तो सही था लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन जब किया गया तो इसमें दोस्तों ये हरा पीला था, वो अब दोस्तों पीला हरा हो गया है।
ठीक है, तो यहां पे हरा पीला इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? हरा पीला सही जवाब होगा। हालांकि इसमें जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी प्रकार की उसमें कोई समस्या यहां पे नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट यहां पे लग रहा है भी, अगर इंग्लिश वालों के लिए तो सही हो गया, हिंदी वालों के लिए यहां पर थोड़ा सा बोन्स का यहां पे बनता है, क्योंकि यहां पे हमने माना कि हिंदी लिए तो हमें तो यहां पीला हरा दिख रहा है ना। हालांकि ये तीन ऑप्शन है वो किसी भी प्रकार से हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल हरा एक में है, वो डी आंसर सही होगा। लेकिन एक्चुअल में ऑप्शन है वो क्या है, यहां पे गलत है। अगर भी यहां पे हरा पीला भी आ जाता, हरा पीला ऑप्शन में और आ जाता, तो हम क्या करते, हम हरे पीले को करते ना। इसलिए अभी 4 नंबर क्या है, गलत मान सकते हैं आप, इस पे ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि इनका सीक्वेंस है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है, ये एक ट्रांसलेशन एरर है, तो मान सकते हैं ये ऑब्जेक्शन लगाने के लायक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो अल्टरनेटर है वो एसी का पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। वाहन के संपूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में, यानी कि बात हो रही जिसमें चेसिस और बॉडी एक साथ बनती है, उसकी बात हो रही है। चेसिस का एक अभिन्न अंग होता है, यानी कि अभिन्न अंग का मतलब है जिस भाग को आप उससे अलग नहीं कर सकते। जैसे एक टायर होता है, रिम होती है, ट्यूब होती है, तो आप इनको अलग कर सकते हैं। व्हील जो आपका होता है, व्हील असेंबली जिसे बोलते हैं, तो व्हील असेंबली में आप क्या कर सकते हैं, टायर ट्यूब है जो भी है, व्हील हब है, इनको अलग कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेमलेस निर्माण करते हैं चेसिस का, एक ऐसा चेसिस जिसमें फ्रेमलेस यानी कि अलग से फ्रेम नहीं होती, बॉडी और फ्रेम एक साथ ही कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो उसका एक अभिन्न अंग यानी कि ऐसा भाग जिसको अलग नहीं किया जा सकता, तो वो होती है बॉडी। क्योंकि उसमें बॉडी और जो आपके फ्रेम होती है, बॉडी फ्रेम जो चेसिस होता है वो एक साथ बनते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो बॉडी हो जाएगा। अभिन्न, अभिन्न का मतलब है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। और फ्रेमलेस या वाहन के संपूर्ण निर्माण के मामले में, यानी कि फ्रेमलेस की बात हो रही है, मतलब जिनमें फ्रेम नहीं होती या अलग से नहीं बनाई जाती, यानी कि जिसमें बॉडी और फ्रेम है वो एक ही तरह का काम करती है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो ये इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 8 है, उत्प्रेरकी परिवर्तक से लेस वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए क्योंकि खालिस्तान उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को कम करता है। यहां पे दोस्तों, यहां पर सीधी सी बात पेट्रोल इंजन की आ गई है और कैटेलिक कन्वर्टर की आ गई है। कैटेलिक कन्वर्टर का काम क्या होता है, प्रदूषण को कम करना, लेकिन जो आपका पेट्रोल के अंदर शीशे का उपयोग करते हैं उसका काम क्या होता है, पेट्रोल को बढ़ाना। तो सीधी सी बात है, कैटेलिक कन्वर्टर ये प्रदूषण को कम करने का काम करता है, लेकिन शीशा क्या काम करता है, प्रदूषण को बढ़ाने का। मतलब कि ये उत्प्रेरक को खराब कर देगा, ये इसके कार्य प्रणाली जो है उसको डिफेक्ट करेगा, यानी उसको प्रभावित करेगा। इसीलिए यहां पे सही जवाब है वो शीशा, यानी कि लेड जिसे बोलते हैं, लेड जिसे बोलते हैं वही इसका सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। खालिस्तान का उपयोग इंजन के आरपीएम के पठन के लिए किया जाता है, टेकोमीटर सटीक आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 10 है, चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? दोस्तों यहां पे एक थोड़ा सा डाउट है, माना कि कोई सड़क है, तो यहां पे माना कि समानांतर पार्किंग करें, तो समानांतर पार्किंग तो यहां मामला बैठेगा नहीं, या सड़क पे समानांतर पार्किंग थोड़ी करते हैं, ये भी नहीं है। क्रॉस में भी आप नहीं कर सकते, पंक्तिबद्ध, इनलाइन, इनलाइन का मतलब है पार्किंग के लिए कोई स्पेस बना हुआ है उसके अंदर आप पार्किंग करते हैं। तो आनत, आनत, जो ये आनत कितना अच्छा शब्द है, पहली बार देखा है, पहली बार ये हमने इसमें पढ़ा है। तो कुछ शब्दावलियां काफी अच्छी आई है। तो इंक्लाइंड, एक होता है इंक्लाइंड, एक होता है डिक्लाइंड। इंक्लाइंड और डिक्लाइंड ये एक्चुअल में तो अप हिल और डाउन हिल के पार्ट हैं, यानी कि अप हिल अप होता है उसके लिए इंक्लाइंड होता है और डाउन के लिए डिक्लाइंड होता है। ठीक है, तो ये इस एक्चुअली में तो उसके लिए होते हैं, लेकिन यहां चौड़ी सड़क की बात हो रही है, तो इसमें होता क्या है, जो आपका मार्ग होता है, ये माना कि सड़क है, तो आप क्या करेंगे, माना कि यहां पे आपने गाड़ी को पार्क किया है, इस साइड में ये पार्क कर दी, तो आप टायर के जो है, जो आपके टायर हैं उनको इस टाइप से तिरछे करके छोड़ोगे, उसको कह रहे हैं यहां पे इंक्लाइंड पार्किंग, आनत पार्किंग। तो ये दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न इस प्रकार का है कि कुछ इसमें समझ से परे हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें अगर समानांतर पार्किंग तो कैसे भी नहीं होगा। क्रॉस भी यहां पे चौड़ी सड़क है लेकिन क्रॉस में नहीं करना चाहिए। पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध इनलाइन, एक तो इनलाइन है सड़क पर, वैसे तो देखो मैं आपको बात करूं, सड़क पे तो पार्किंग होती नहीं है,
लेकिन यहां पे चौड़ी सड़क की बात आ रही है, तो पार्किंग अधिक उपयुक्त कौन सी है, अधिक उपयुक्त कौन सी है अगर आपको करना भी पड़े तो यहां पे मेरे हिसाब से ये इंक्लाइंड है, वो सही होगा। बाकी आप यहां पे ऑप्शन सी और डी जो 3 और 4 है, इन दोनों पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप, ठीक है। बाकी पहला तो किसी भी कंडीशन में इसका नहीं होगा जवाब। सी और डी आप कह सकते हैं इनलाइन और इंक्लाइंड, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। ये पर्सन मेरे हिसाब से इसकी भाषा है वो अधूरी है, और आप इस पे ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल या मतलब ये तो या तो आप कह सकते हैं कि भी कोई भी ऑप्शन है वो सही नहीं है। चौड़ी सड़क पे इस प्रकार की पार्किंग भी इंक्लाइन है, इनलाइन है, क्रॉस है, पैरेलल है, ये पार्किंग आप सड़क के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है, पार्किंग प्लेस पर ही कर सकते हैं। बाकी जो इसमें ऑप्शन बताया इंक्लाइंड, और ये अपहिल डाउनहिल के लिए होता है भाई। अब सबसे अच्छा ऑप्शन मैं बात करता हूं तो यहां पे डी ही है, 4 नंबर ऑप्शन है वही है। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा संशय इस पे लग रहा है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आनत इंक्लाइंड है। फिर भी आप है वो सी और डी को लेकर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, वो अपने आप रिव्यू कर लेगी और स्पष्टीकरण है वो मतलब कि हमें इसका जवाब है फिर से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑब्जेक्शन इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूं प्रश्न संख्या 11। अब रीजन क्या लिखोगे, रीजन में एक अलग से पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मैं सुपुर्द कर दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रश्न 11 है, स्टॉप का संकेत है रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे, वक्र पर, मोड़ में, बिल्कुल, यानी कि एक तो वक्र पर आप है वो ओवरटेकिंग करने से बचेंगे। आपने आगे वाले चालक से सिग्नल मिलने पर वक्र के बाद आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 13 है, लर्नर लाइसेंस जारी होने के बाद कितने दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो ठीक है, ये लर्निंग लाइसेंस की बात हो रही है। तो लर्निंग लाइसेंस में आप सबको पता है कि भाई 30 दिन के बाद में और 6 माह से पहले इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 14 है, स्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से दिनों के भीतर किया जाएगा। आप जो आपका जो वाहन होता है, इसका जो सबसे पता, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका पंजीकरण डीलर करवाता है, तो वो 7 दिनों के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन है वो करेगा, ठीक है। उसमें वाहन को प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है और न आपको जाने की आवश्यकता होती है, आपको दस्तावेज देने होते हैं, वो डीलर अपने आप इसको करवा देता है। तो इसकी वैलिडिटी होती है 7 दिनों के भीतर। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है, एरो जा रहा सीधा, आगे बढ़े, सही हो जाएगा। एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसका काम क्या है, प्रदूषण कम करना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पीयूसी प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन है, यदि किसी वाहन के पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं तो धारा 190 लागू होगी, मालिक जिम्मेदार होगा, ठीक है। प्रदूषण जांच केंद्र में यदि कोई वाहन निर्धारित मानदंडों से अधिक प्रदूषणकारी पाया जाता है तो वाहन में आवश्यक मरम्मत और ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। ये जो प्रदूषण जांच केंद्र वाले होते हैं ये भी तो कर सकते हैं, ये भी मरम्मत और ट्यूनिंग है वो कर सकते हैं, जिससे कि वाहन है वो प्रदूषण है वो नियमित प्रदूषण करे। सी है, अगर वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा है तो उसे बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के भी चलाया जा सकता है किसी भी वाहन को। अब देखो, अब अगर वाहन प्रदूषण नहीं करता, माना कि आपकी गाड़ी नई है, आप नई गाड़ी खरीदते हैं या आपकी गाड़ी 2 साल 3 साल पुरानी है, हालांकि आपने इसका कम यूज किया है, आपकी गाड़ी प्रदूषण नहीं करती है, लेकिन फिर भी आप उसका उपयोग तो कर रहे हैं ना, तो उपयोग जब तक करेंगे तब तक आपके पास में पीयूसी होना चाहिए कि भी हाँ आपकी गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भी प्रदूषण नहीं कर रहा है तो नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन। अब ये तय कौन करेगा कि आपकी गाड़ी प्रदूषण नहीं कर रही है या कर रही है या नहीं कर रही है, ये डिसाइड ही तो प्रदूषण जांच केंद्र करेगा, और वो जांच करेगा तो आपको प्रमाण पत्र दे देगा। मतलब कि सी जवाब इसका सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नंबर 18 प्रश्न है, वाहन के टायरों को आगे से पीछे या अगल बगल से विशिष्ट पैटर्न में नियमित रूप से बदलने को क्या कहा जाता है, टायर क्रमावर्तन, यानी कि टायर रोटेशन। बिल्कुल सटीक जवाब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रश्न 19 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। तो इसमें बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसमें ओजोन बिल्कुल सेकेंडरी पोल्यूशन है, और पेन, हालांकि जो पेन होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार का प्रदूषण होता है,
ये कंडीशन बेस्ड है आपके, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है कि ये प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में देखें तो कई जगह इसमें केवल सेकेंडरी पोल्यूशन, आप गूगल भी करेंगे तो वहां पे आपको द्वितीयक प्रदूषक इसको बताया जाता है। तो आप इस पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये रीजन लिख देना आप, ठीक है। ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये लगाना है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑप्शन 2 और 4 दोनों है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, होते हैं, ठीक है। ये आपको लगाना है। बाकी में एक सटीक आंसर रीजन है वो आपको लिख के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां पे प्रश्न संख्या 19 से ऑब्जेक्शन के लायक है, आप इसमें ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन है वो 2 और 4 ये दोनों ऑप्शन को लेकर है, यहां पे दिया गया मल्टीपल जो आंसर है वो इसमें सही माने गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये क्या संकेत कर रहा है? बाएं मुड़ना अनिवार्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईसी इंजन यानी जिसमें इंजन के अंदर ईंधन का दहन होता है। पिस्टन आमतौर पर किसका बना होता है? पिस्टन। दोस्तों पिस्टन को हल्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जंग से बचाने के लिए इसमें दोस्तों जो आपका लोहा होता है उस लोहे के साथ में हम आजकल क्या करते हैं? एल्यूमिनियम बनाते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को लोहे से बनाई जाती है और उसको अगर आपको वजन में हल्का करना है, जंग से बचाना है, टिकाऊ करना है, वजन में हल्का करोगे तो उसके लिए क्या है? एल्यूमिनियम काफी हल्का होता है, तो एल्यूमिनियम का जो मिश्रण है उसमें कर देते हैं। जैसे ही आप किसी एल्यूमिनियम के अंदर लोहे को मिलाओगे या लोहे के अंदर एल्यूमिनियम को मिलाओगे तो उसको फिर बाद में हम एल्यूमिनियम एलॉय के नाम से जानेंगे, यानी कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से बिल्कुल सटीक है। हालांकि इसका आंसर आपको कहीं कहीं पे डलवे लोहे, कास्ट आयरन का भी मिल सकता है, लेकिन मैं वर्तमान की करंट की बात करता हूं तो यहां पे सटीक आंसर बी है, वो एकदम सटीक आंसर है। हालांकि आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई ये गलत है तो आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ये जो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम की मिश्र धातु, ये भी मेरे हिसाब से इसका सही जवाब है। लेकिन अगर आपको लगता है तो आपको किसी के कहने से रोकना नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन पे आपको डाउट है तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाएं। ऑब्जेक्शन नहीं लगाओगे तो कौन सुनेगा, ठीक है। तो आपको जिन पे डाउट लगता है तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ठीक है। यहां पे मैं अपना विचार बता रहा हूं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन वाहनों में संवहन का मुख्य उद्देश्य ना कि द्वितीयक उद्देश्य? प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से समझना। पहली बात तो दोस्तों ये है, निम्नलिखित में से कौन वाहनों में संवहन का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो आपका इंजन ऑयल होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ना कि द्वितीयक उद्देश्य। एक तो होता है प्राथमिक यानी कि मेन काम, एक होता है अन्य काम। तो यहां पे ये कह रहा है कि आपको मेन काम बताना है, न कि अन्य काम। काम तो कई होते हैं लेकिन मेन काम क्या होता है? तो ऑप्शन एक इसका है, गतिमान भागों के बीच घर्षण को उसके न्यूनतम मान तक कम करना ताकि शक्ति की हानि को कम कर सके। बिल्कुल सटीक जवाब, बिल्कुल सही है कि इसको ये घर्षण को कम करता है, न्यूनतम करता है, जिससे कि वो आपस में घिसे नहीं और हानि नहीं हो। शीतलन प्रभाव प्रदान करना, ये इसका दूसरा काम है अन्य कामों में। सीलिंग एक्शन प्रदान करना, ये भी ठीक है। कुशनिंग प्रभाव प्रदान करना, ये भी इसका मुख्य काम, सॉरी ये भी इसका द्वितीय काम है। अब ये कुशनिंग क्या होता है? जैसे हम आमतौर पे सामान्य भाषा में समझते हैं तो कुशनिंग का मतलब होता है तकिए जैसे काम करना, यानी कि पार्ट्स को झटके से बचाना। जब इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो अगर गति करते हैं तो एक माना कि ऊपर नीचे या गोल घूमते हैं तो उनको क्या है, शॉक यानी कि झटके महसूस होते हैं। उन झटकों को अगर आप लुब्रिकेशन के मतलब कि उन पार्ट्स को आप ऑयल के अंदर डाल देंगे, फिर उस ऑयल के अंदर गति करवाएंगे तो जो वो झटके होते हैं इस लुब्रिकेशन के कारण क्या है, कम हो जाएंगे, जिससे कि जो आपके पार्ट्स है वो अचानक टूटने से वो बच सकते हैं। इसलिए ये कुशनिंग प्रभाव यानी कि कुशनिंग इफेक्ट है वो भी प्रोवाइड करवाता है कौन? आपका लुब्रिकेशन ऑयल, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से राइट आंसर है। बाकी आप अगर इसमें लगाएं तो इसमें अगर हम थोड़ा संशय करते हैं तो फिर ये ऑप्शन नंबर डी हमें थोड़ा संशय प्रदान करता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर एक है वो सटीक आंसर है। इसमें कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो कुशनिंग प्रभाव प्रदान करने का काम भी है वो दोस्तों करता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रेक को सर्विस ब्रेक के नाम से जाना जाता है? तो फुट ब्रेक यानी जिससे आपको गाड़ी को रोकते हैं तो उस ब्रेक को सर्विस ब्रेक कहा जाता है। एक सर्विस ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक होता है, पार्किंग ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक के प्रकार होते हैं। तो सर्विस ब्रेक को ही फुट ब्रेक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
खालिस्तान का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक संपीड़न चरण के अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करना होता है। यहां पे देखो, ये काफी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा इसमें यह है प्रज्वलन सिस्टम। प्रज्वलन यानी क्या होता है? प्रज्वलन यानी किसी चीज को जलाना। सिस्टम यानी जो सिस्टम है, ठीक है। एक होता है प्रज्वलन कुंडली, वो अलग मैटर है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक प्रज्वलन कुंडली होता है, एक प्रज्वलन सिस्टम होता है, ये दोनों अलग चीजें हैं। प्रज्वलन जो कुंडली होती है वो इग्निशन कोयल को हम कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें वो ध्यान रखना है। यहां पे जो प्रज्वलन सिस्टम है वो आपके स्पार्क प्लग के बारे में यहां पे बात हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सटीक आंसर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से क्या ब्रेक वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है? अगर आपका ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम हो गया है तो ब्रेक वार्निंग लाइट ऑन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रश्न संख्या, हालांकि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है 2, ब्रेक लाइन में हवा आना। यह भी क्या है? ब्रेकिंग कार्य प्रणाली को यहां पे अवरुद्ध करता है। अगर ब्रेक लाइन में हवा आ जाती है तो ब्रेक का जो प्रेशर होता है, पावर प्रेशर होता है, वो दोस्तों ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आप थोड़ा सा यहां पे डाउट करें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रेक लाइन में हवा ब्रेक वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है। यहां पर फ्लूइड का स्तर कम होना, दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पर्सन जो होते हैं इसमें होता है कि सटीक आंसर, सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है उसी को सिलेक्ट करना होता है आपको, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न का भी जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, वो सही है। लेकिन जो बी है, ब्रेक लाइन में हवा, ब्रेक लाइन में हवा आना, यह भी आपके ब्रेकिंग कार्य प्रणाली को इफेक्ट करता है और उसके कारण भी ब्रेक वार्निंग लाइट है वो ऑन हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान देना है। इस पे भी आप ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं, मल्टीपल आंसर्ड नाम से जो ऑब्जेक्शन है वो आप इसमें लगा सकते हैं ब्रेक लाइन में। अब इसमें 2 और 3 ऑप्शन 2 और 3 है, ये दोनों इसमें सही हो सकते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला में सामान्य गतिविधि नहीं? कार्यशाला का मतलब है सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में काम कौन सा नहीं है? तो तेल यानी ऑयल बदलना, इंजन का माइनर ट्यूनअप, यानी कि इंजन के अंदर कुछ अगर गड़बड़ है, टाइमिंग चेन हो या कुछ इंजन पार्ट्स हो तो वो अगर ढीले लूज हो गए हैं तो उनको एकदम सही सटीक सेट करना। इंजन जो ईंधन दहन है उसकी ईंधन की सप्लाई को यहां पे मतलब कि नियमित करना, इस प्रकार की चीजें उनको थोड़ा सा सही कर देते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, जब हम लंबे समय तक हम इंजन को यानी कि सर्विस नहीं करवाते हैं तो फिर इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। फिर मिस्त्री के पास जाते हैं, वो कहता है कि यहां टाइमिंग चेन में या यहां पे दिक्कत है, तो वो उसको सही कर देता है, यानी उसको एक एडजस्ट कर देता है। तो फिर वो क्या है, उसे हम ट्यून अप कहते हैं, यानी कि इंजन की ट्यूनिंग करवाना, जिससे कि गाड़ी अच्छा माइलेज देती है और अच्छा एनर्जी उत्पादन है वो करती है। तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहां पे ये काम भी होता है, वाहन की धुलाई की प्रक्रिया ये भी होता है। ईंधन टैंक भरने का काम पेट्रोल पंप पे किया जाता है, यह काम यहां पे सर्विस सेंटर पे नहीं होता है। तो ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील के टर्निंग मोशन को, यानी जब हम टर्न करते हैं, गोल घुमाते हैं, मोशन को स्टीयरिंग लिंकेज के लिंक रोड के आगे पीछे की गति को दोस्तों में बैक एंड फोर्थ मोशन में परिवर्तन करता है। कौन करता है? जो स्टीयरिंग गियर होता है, आप सभी को पता है स्टीयरिंग में गियर लगा रहता है। जो एक तो आपकी स्टीयरिंग जो व्हील है उससे जुड़ी शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट को दोस्तों यहां पे टाई रोड है उससे जोड़ा जाता है। तो वहां पे पहियों को घुमाने के लिए वहां पे गियर के दांते लगे होते हैं और वो आपका स्टीयरिंग गियर कहलाता है। जैसे अल्टो 800 में आपका जो पिनियन गियर लगा रहता है, ठीक है। तो आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा, टाई जो आपका है मतलब जो एक टाई रोड लगी रहती है, टाई बैंड इसमें लगा रहता है, और इसके अलावा जो पिनियन गियर लगा रहता है इसमें, तो ये काम होता है स्टीयरिंग गियर का, यानी कि जो इसकी मोशन है इसको परिवर्तित कौन करेगा? आपका स्टीयरिंग गियर करेगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न 28 है, खालिस्तान की कमी से इंजन शोर कर सकता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून भी बदल सकता है। यहां पे ट्यून का मतलब है आवाज। तो स्नेहन यानी कि जो इंजन ऑयल होता है वो अगर कम हो गया है, कम पड़ गया है, तो आपका इंजन है, गाड़ी का इंजन है, वो शोर करेगा, आवाज करेगा, और उसकी आवाज है वो बदल भी सकती है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रश्न आपका 29 है, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता 1 साल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 30 है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है ओडोमीटर, कोई ठीक है, बिल्कुल सटीक जवाब है।
मोटर वाहन अधिनियम में दंडात्मक धारा के तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगता है। 181 बिल्कुल ठीक जवाब है। यहां पे देखो 180 और 181 दोनों चीजें आई है। जब तक वाहन मालिक का नाम नहीं आता है तब तक आपको 180 नहीं करना चाहिए, यह मैंने कई बार बता दिया था। तो काफी अच्छा है, जिन स्टूडेंट्स ने 180 बताया है वो इसमें मात खा गए हैं। तो 181 इसका सटीक जवाब है। यहां पे बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने से संबंधित आया है। जब तक वाहन मालिक का नाम या जिम्मेदारी से संबंधित या धारा 5 का उल्लंघन से संबंधित शब्द न आ जाए तब तक आपको 180 नहीं करना होता है। एक मोड़ के पास पहुंचते समय चालक को आगे के वाहनों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन एक आईसी इंजन के संयंत्र का कार्य नहीं? आईसी इंजन में यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में ऑयल का काम नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहां पे कार में परफ्यूम की महक देने का काम है, वो इंजन ऑयल नहीं करता है। तो सटीक जवाब है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक आया है उपवरण कुशनिंग प्रभाव प्रदान करना। कुशनिंग क्या होता है? उपवरण यानी कि प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक आईसी इंजन में संयंत्र का कार्य नहीं है, यानी कि इंजन ऑयल का काम नहीं है? तो कार में परफ्यूम की महक देना इसका काम नहीं है। ऑप्शन डी देखो इसमें क्या है, डी है उपवरण यानी कि कुशनिंग प्रभाव प्रदान करना। ये एक मिलता जुलता प्रश्न है। जो अभी 22 नंबर जो प्रश्न आया था वो भी इसी से रिलेट करता हुआ आया था। तो उसमें हमने उसको में जो द्वितीय कार्य होते हैं उसमें हमने कुशनिंग को माना था, यानी कि जो संयंत्र यानी कि इंजन ऑयल होता है उसका कुशनिंग का काम भी होता है, यानी कि उपवरण कुशनिंग का प्रभाव है वो भी ये प्रदान करता है। कौन? संयंत्र। तो ये भी ठीक है। अगर आप 22 नंबर में ऑब्जेक्शन लगाते हैं फिर तो इसमें भी लगाना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता देता हूं यहां पे संयंत्र का काम, ये कुशनिंग का काम भी एक संयंत्र का काम हो सकता है, होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है, परफ्यूम की महक देने के लिए ये आपका सही जवाब हो जाएगा। BS6 उत्सर्जन मानकों के अनुसार डीजल इंजनों को अपने पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को खालिस्तान प्रतिशत तक कम करना चाहिए। दोस्तों यहां पे बात किसकी हुई है? बात हुई है डीजल इंजन की और पार्टिकुलेट मैटर की। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, डीजल इंजन भी है और पार्टिकुलेट मैटर भी है। यानी कि डीजल इंजन में पार्टिकुलेट मैटर को कम करने की बात आई तो आपको 82% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात होती और आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड भी किसमें? डीजल इंजन में होता तो आप 68 कर सकते थे। तो थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान देना है, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रतिशत अलग है और पार्टिकुलेट मैटर का अलग है। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, सटीक आंसर बिल्कुल दिया गया है एसएससी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? मतलब कि इनमें से किससे ईंधन, कौन सा है एक गाड़ी चलाने के लिए ईंधन का काम नहीं कर सकता? तो पीएनजी ऑप्शन एक सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या धूम कोहरे के उत्पन्न होने का कारण है? धूम कोहरा, स्मोग, धुआं जिसे कहते हैं, धुएं के कारण कोहरा छा जाना, उसका एक उत्पन्न होने का कारण पूछा है। तो वाहनों से भस्मक यानी क्या होता है? भस्म करना यानी जलाना या नष्ट करना। भस्मक यानी होता है कार्बन के कण। ठीक है, तो यहां पे कार्बन के कण भी है तो वो वातावरण में वितरित है, वो हो जाते हैं आपके एग्जॉस्ट सिस्टम से। और उत्सर्जन, आप जब नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इनका उत्सर्जन भी तो आपके साइलेंसर से होता है। तो ये उत्सर्जन और भस्मक है, वो दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 37 है, साइन दिया गया है, कीप लेफ्ट का है, बाहर रहकर चलना अनिवार्य, सी इसका 3 नंबर जवाब है, सही हो जाएगा। स्टॉप का संकेत है ठहरिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे वैध पीयूसीसी प्रमाण पत्र होने के बावजूद आप यदि कोई वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए पाया जाता है तो वाहन का पीयूसीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है और उसके मालिक को सीएमवी नियम 116 के तहत दिनों के भीतर एक नया पीयूसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया जाता है। यानी उसको यह कहा जाता है आपका गाड़ी है वो पीयूसी प्रदूषण कर रही है तो उसका पीयूसी रद्द कर दिया जाता है और उसको यह कहा जाता है इसको सही करवाओ और 7 दिनों के भीतर दोबारा से पीयूसी की जांच करवा के मुझे सुपुर्द करवाएं। तो इसके लिए 7 दिन का टाइम होता है, तो इसमें ये 7 दिन ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व का एक घटक, थर्मोस्टेट सभी को पता है शीतलन प्रणाली का होता है। प्रश्न 41 है, क्रॉस का चिन्ह है, चौराहे का संकेत है, ठीक है।
42 है, निम्नलिखित में से कौन सीआई इंजन के लिए ईंधन सप्लाई का घटक नहीं है? सीआई का मतलब क्या है? कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि डीजल इंजन की बात हो रही है। डीजल इंजन में ईंधन लाइन, ईंधन टैंक, ईंधन इंजेक्टर, जिसे हम फ्यूल इंजेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सही है। ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 है वो एयर क्लीनर है, ये इसका पार्ट नहीं होता है। किसका? ईंधन सप्लाई का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सटीक आंसर दिया गया है। प्रश्न 43 है, जब कोई वाहन चमकती लाल या पीली बत्ती के साथ समीप आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सड़क गाड़ी को वो लेफ्ट साइड में रखते हुए आपको गति धीमी कर लेनी है। सटीक आंसर दिया गया है। प्रश्न 44 है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम क्या होता है? वैसे हम दोस्तों यहां पे क्या पढ़ते हैं? ग्रीन, येलो और रेड पढ़ते हैं, लेकिन इस रेड को क्या कर दिया गया? यहां पे ला दिया गया है, ज्यादा और कुछ भी नहीं है। संचालन का क्रम, संचालन करते हैं तो सबसे पहले यहां पे क्या है? जब आप लाइट को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपकी रेड लाइट होती है। रेड लाइट हो गई, ट्रैफिक कम हुआ, तुरंत उसको बदलते हैं तो ग्रीन हो जाती है। फिर ग्रीन के बाद में फिर से येलो, येलो के बाद में रेड, फिर ये सीक्वेंस है वो स्टार्ट होता है। तो हम उस दृष्टिकोण से लाल हरा पीले को सही मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रश्न 45 है, खालिस्तान रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में यहां पे बात हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो आपको क्या करना चाहिए? धीरे धीरे हॉर्न बजाकर उसे सड़क के किनारे करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि आपको यहां पर क्या है? अगर सड़क पर गाय है तो आपको गाय को साइड में करना है। किस माध्यम से? हॉर्न बजाकर। तो यहां पर यह भी एकदम सटीक आंसर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। रेचन गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने के लिए होता है। रेचन गैस क्या होती है? रेचन गैसें यानी कि जो एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है उससे जो गैसें निकलती है उनके द्वारा हम क्या करते हैं? प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आपका कैटेलिटिक कन्वर्टर करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक परिवर्तक। काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक संपूर्ण ईंधन दहन में हवा में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन को, दोबारा से देखो, एक संपूर्ण ईंधन दहन में जब हम ईंधन को जलाते हैं, ठीक है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में, हवा में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन, आप सभी को पता है किसी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन को लाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन जब आएगी तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन है, इसको किस में बदल देती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल बन जाएगा। अब आपको भी सर इंजन के अंदर जल का क्या काम है? तो उसमें होती है वाष्प, और वाष्प के अंदर आपको पता है नमी रहती है, और वही क्या होता है? आपका जल होता है। जल ही तो वाष्प है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जल इसका सटीक जवाब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने और इंजन के शक्ति निर्गत मितव्ययता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन होता है, वो क्या कहलाता है? वो इंजन की ट्यूनिंग करवाना कहलाता है। इंजन का जो हृदय है उसको सेट करना, उसका जो कालजा है, उसकी छाती है, उसके अंदर जो पुर्जे हैं उनको सेट करना, जिससे कि माइलेज वगैरह अच्छा हो और पावर है वो अधिक जनरेट करे। इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ट्यूनिंग एक तरह की इंजन की आवाज होती है, उस आवाज को कम करने का मतलब है इंजन को एडजस्ट कर दिया गया है। अब आपका इंजन आवाज भी कम करेगा और पोल्यूशन भी कम करेगा, क्योंकि ईंधन खपत कम होगी तो पोल्यूशन कम करेगा। ठीक है, और ईंधन का पूर्ण दहन होगा तो इंजन पावर ज्यादा जनरेट होती है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो लाइट के व्हीकल होते हैं, जो लाइट से चलने वाले या विद्युत से या बिजली से चलने वाले या बैटरी से चलने वाले, इनको पीयूसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। तो जिन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन लगाना है, सारे प्रश्नों पे मैंने आपको डिस्कशन के साथ में सारे के सारे आंसर है वो सही बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है और इसके जो ऑब्जेक्शन लगाने वाले प्रश्न हैं उन सब की मैं अलग से पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, तो आपको जल्द ही इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है। उस गूगल फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे उस पे क्लिक करोगे लिंक पे, तो वहां पे आपको कुछ डिटेल मांगेगा, वो डिटेल फिलअप कर दोगे तो आपको एक आपकी सटीक कट ऑफ मार्क्स जो जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, गूगल फॉर्म है उसको आपको जरूर है वो फिलअप करना है।
ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट का हमने पहले से वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक आपको इसमें अभी मिल रहा है, और थर्ड शिफ्ट का लगभग 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर एक दिन के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत आप देख सकते हैं। अगर आप तुरंत इसको देखना चाहते हैं तो थर्ड शिफ्ट का अभी पेपर लाना बाकी है। थर्ड शिफ्ट का पेपर है, अभी हम कुछ ही समय में आपके सामने लेकर है वो आने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों काफी पर्सन है वो डाउट वाले जरूर लगे हैं, हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपको सटीक जानकारी वहां पे भरनी है कि भी कौन ऑब्जेक्शन का कारण क्या है, वो कारण आपको फिलअप करना है, चूज करना है, तभी आपका ऑब्जेक्शन वो काम का रहेगा। तो और आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो पैसे भी लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जेक्शन लगाना है। जिन प्रश्नों पे लगाते हैं मैंने ये बता दिया किन पे लग सकता है और उनका आधार क्या हो सकता है, ये मैंने चीजें आपको मौखिकली बता दी है। और इसका जो है वो रीजन में ऑफिशियली एक वर्ड की फाइल बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके माध्यम से भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ जो आपके साथी हैं वो कह रहे हैं सर आपने साथ छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो तुम मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। राजस्थान में शादी ब्याह का जो माहौल होता है, ग्रामीण परिवेश का जो माहौल होता है वो काफी अच्छा रहता है, और मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं। तो शादी में क्या होता है, हमारे यहाँ पे 4-5 दिन है वो काफी अच्छा धूमधाम से डीजे बजते हैं, मिठाइयाँ बनती है और अच्छा डांस करते हैं, और भाग दौड़ भी रहती है, इनवाइटेशन है, जो रिलेशनशिप वाले आते हैं जाते हैं, बाकी भी काफी सारे काम होते हैं। तो उनमें उलझा रहने के कारण मैं आपसे जुड़ नहीं पाया था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूं और था और रहूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और हम आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए, मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा, आपका जवाब दूंगा, और आपके कोई भी समस्या आएगी तो उसमें आपके साथ में खड़ा मिलूंगा। तो आप डरने की आवश्यकता नहीं है यार, प्लीज। आंसर की आ चुकी है, आपने मिलान कर लिया है, और मैं भी अब आपके साथ में एक्टिव हो चुका हूं। हालांकि थोड़ी सी देरी मैंने आपसे जुड़ने में की है, मुझे लगता है मुझे पहले जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा परिस्थितियां इसी आ गई थी कि शादी ब्याह में मारवाड़ी में कहवे ना कि यार ब्याह, भाई को ब्याह बार बार थोड़ा हुए, भाई को ब्याह तो एक बार आवे ना, तो भाई को ब्याह में भी डांस करना भी जरूरी है, मिठाइयां खानी है, बनानी है, और भी तो काम करना पड़े ना। तो इसलिए थोड़ा सो मैं कहीं ब्याह के मान बिजी हो, तो आप भी बात ने समझो होला, मैं उम्मीद करूं। तो दोस्तों धन्यवाद।